तो नेक्स्ट चैप्टर है ऑसिलेशंस। देखो जो ऑसिलेशंस है उसको हम उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन ही पढ़ते हैं वैसे तो अब देखो दो टाइप के मोशन होते हैं, एक होता है पीरियोडिक मोशन, एक होता है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है। पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करेगा आफ्टर स्पेसिफिक टाइम ऑफ इंटरवल। ठीक है। तो इसमें लिख देता हूँ मैं, रिपीट इटसेल्फ आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, जिसको टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है। अच्छा ये क्या लिख दिया, आफ्टर। दूसरा होता है ऑसिलेटरी मोशन, मतलब ऑसिलेटरी या वाइब्रेशन। तो देखो अगर ऑसिलेशंस मतलब वाइब्रेशन कम है तो उसको ऑसिलेशन बोलते हैं, वाइब्रेशन वेरी ज़्यादा है मतलब बड़ी ज़्यादा ज़्यादा वाइब्रेट हो रही है तो उसको वाइब्रेशन बोल देते हैं। मतलब एक ही चीज़ें हैं वैसे तो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जब फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी वेरी तो वाइब्रेशन बोल देंगे, अदरवाइज ऑसिलेशन बोल सकते हो। ठीक है। अब होता क्या है, ऑसिलेशन का मतलब होता है कि एक पार्टिकल टू एंड फो मोशन कर रहा है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, फिर बी से वापस ए पे आ रहा है, तो ये बार बार ना इसी रास्ते पे कर रहा है। ठीक है। मतलब पहले यहाँ से इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, तो ऐसे ऐसे करके जब ये मोशन करता जाएगा तो इसको ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है। टाइम पीरियड जो मर्जी हो, कुछ भी चलेगा, तेज भी कर सकता है, आराम से भी कर सकता है, पहले तेज कर रहा है अगले साइकिल में कम कर रहा है तो उसको ऑसिलेटरी बोल सकते हो। मतलब वो स्पेसिफिक वैल्यू से वापस जा रहा है, स्पेसिफिक वैल्यू से पे वापस आ रहा है। ओके। बस ये डिस्टेंस सेम रहे, टाइमिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब टाइमिंग भी सेम हो जाएगी और तो मतलब ये यहाँ से यहाँ गया, फिर उसके बाद यहाँ से वापस आया, फिर आगे गया, फिर वापस आया, और ये सेम टाइम क्रिएट कर रहा है, तो वो पीरियोडिक भी होगा। ठीक है। तो उस केस में ये दोनों होगा। तो ऑसिलेटरी समझ आ गया। तो ऑसिलेटरी में क्या लिखना है, इसमें भी लिख देते हैं, टू एंड फो मोशन अबाउट ए फिक्स पॉइंट। ठीक है। मतलब आते और जाते बार सेम पॉइंट से पास करना चाहिए, जिसको बोलते हैं मीन पोजीशन। ठीक है। तो अब देखो दोनों में एक टर्म आई है, इसमें आया इंटरवल ऑफ टाइम जिसको बोलते हैं टाइम पीरियड, यहाँ आया है फिक्स पॉइंट, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, तो दिस इज योर मीन पोजीशन। ठीक है। तो पीरियोडिक ऑसिलेटरी। और फिर आता है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये समझ लो कि दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है, इसमें दोनों चीज़ें होंगी। ठीक है। पीरियोडिक टाइम भी होगा, मतलब पीरियोडिक भी होगा और ऑसिलेशन भी कर रहा होगा। वैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन वो होते हैं जो साइन या कोस की इक्वेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है। मतलब साइनोसॉइडल वेव्स जितनी भी बनेंगी उस इक्वेशन के लिए ये वैलिड होता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आप ऐसे समझ लो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है। और हार्मोनिक्स जो है वो साइन और कोस के ही माने जाते हैं वैसे तो इसी फॉर्म में होता है। बट फिर भी वो सब मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है अगर जो उसकी एक्सलरेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस ऑफ एक्स आ जाए। एक्स इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। एक्स इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल और ए इज एक्सलरेशन। तो जहां भी ऐसा कुछ होता है वो एस एच एम होता है। तो मतलब मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया गलती से कि x इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी दे दिया, तो उसको ना दो बार डिफ्रेंशिएट करना है, डी एक्स बाई डी टी, इसको बोलते हैं वेलोसिटी। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, डी वी बाई डी टी, इसको बोलेंगे एक्सलरेशन। तो अगर एक्सलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स आ गया, मतलब जो भी वैल्यू यहाँ लिखी थी वही आ गई जो हम अभी आगे करके देखेंगे, तो उसको एस एच एम बोलते हैं। अब देखो एस एच एम हमने देखना किसके लिए, तो स्प्रिंग के लिए आता है वैसे और पेंडुलम के लिए आता है। अभी ये स्प्रिंग है, तो देखो ये है इसकी नेचुरल लेंथ। ठीक है।
ये जो भी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसकी नेचुरल लेंथ है किसकी, स्प्रिंग की, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जैसे ही मैं इस ब्लॉक को पकड़ के रखूंगा और छोड़ दूंगा तो ये कहीं नहीं जाने वाला है ना। तो जहाँ ये नॉर्मली ऐसे रुका हुआ है, जब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। दिस इज योर मीन पोजीशन। देखो जब तक मैं बताता नहीं हूँ तब तक मीन पोजीशन ओरिजिन पे ही रहेगी, ठीक है। जब तक मैं बोलूँगा नहीं कि स्पेशली ऐसा हो रहा है, तब तक ये मीन पोजीशन पे ही मान के चलनी है आपने, ओके। अब जो पार्टिकल होता है वो ना यहाँ से चलेगा ऐसे और ऐसे और ऐसे, तो ऐसे का मतलब है नीचे को नहीं आएगा, इसका मतलब है पार्टिकल इसी लाइन पे ऑसिलेट करेगा, आगे और पीछे इस तरफ बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा, लेकिन टाइम के साथ ये वाला ग्राफ बन गया, ठीक है। तो ऐसे समझो कि यहाँ पे टाइम था और यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही थी, तो y वर्सेस t का ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये वो है, तो जैसे पार्टिकल यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे, अगर मैं पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ तो इसका मतलब पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, यहाँ ले रहा हूँ इसका मतलब पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, तो मतलब एक ही लाइन पे मूव कर रहा है ना। ये मूव कब करेगा, जब मैं इस ब्लॉक को पकड़ के थोड़ा सा डिस्प्लेस करवा दूंगा x से। तो जैसे ही मैं इसको x से डिस्प्लेस करवाऊंगा तो क्या होगा, मान लो यहाँ पहुँच गए, तो इस टाइम पे इसके ऊपर स्प्रिंग वापस फोर्स लगाने लग पड़ेगा, F इज इक्वल टू के एक्स। माइनस के लिए मैंने एरो लगा दिया ऑलरेडी, तो ये पीछे को फोर्स लगेगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो पार्टिकल है वापस आने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि उसके पास वेलोसिटी होगी इसलिए तब तक चलता रहेगा जब तक वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हो जाती, ठीक है। और वो जहाँ भी ज़ीरो होगी हम उसको बोल देंगे एक्सट्रीम पोजीशन। तो दिस इज़ प्लस ए, दिस इज़ माइनस ए, ओके। जो एस एच एम की इक्वेशन होती है वो होती है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ये कोस की भी हो सकती है, लेकिन आपने स्टैंडर्ड मान के चलना है सब कुछ कि एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी से सब कुछ शुरू हुआ था, ठीक है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, तो ये एस एच एम का एस एच एम हो रहा है मतलब, ठीक है। अब देखो दूसरा एस एच एम यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, इस केस में क्या हुआ है, इस केस में एक स्प्रिंग लगा था, ठीक है। ये इसकी नेचुरल लेंथ है, ओके। अच्छा एक चीज़ रहेगी इसमें, अ, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, जितना दूर तक जा सकता है। दिस इज राइट एक्सट्रीम पोजीशन, और ये जो माइनस ए है दैट इज लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। तो आपने ये पूरा लिख लेना नाम। अब इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो नेचुरल लेंथ यहाँ तक है, नेचुरल लेंथ मतलब नॉर्मल लेंथ बिना खींचे, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मीन पोजीशन भी यही है, ठीक है। तो हमें ना पहले मीन पोजीशन ही देखनी होती कहाँ पे है, उसके बाद एसएचएम शुरू होता है वहां से आगे। तो मीन पोजीशन यहीं पे, इसको ओरिजिन मान के चल रहे हैं, यहाँ से आगे और पीछे चलाएंगे। देखो अभी स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं है, दिस इज इट्स नेचुरल लेंथ, और नेचुरल लेंथ पे ही मीन पोजीशन है ना। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, देखो इसकी नेचुरल लेंथ है ये, जब इसके साथ कुछ भी कनेक्टेड नहीं है वो नेचुरल लेंथ हो जाती, तो उस टाइम जो उसकी लेंथ है वो, जैसे ही मैंने इसके साथ एक ब्लॉक अटैच किया, छोड़ते ही ये यहाँ पहुंच गया, इसका मतलब ये नीचे आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे मतलब ये जहां ब्लॉक है वहां की बात कर रहा हूं मैं, ये ब्लॉक मान लो ए नीचे आ गया, तो अगर ये ए नीचे आ गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो ये आया होगा वेट की वजह से, विच इज एम जी, ठीक है। तो इसको इस टाइम पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी विच इज के इंटू ए, ए इज डिस्प्लेसमेंट हुई है इसकी नीचे की तरफ को, और के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, तो ये बन गया आपके पास वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो नेट फोर्स बराबर होगी, अभी रुक गया है, तो दिस इज इट्स मीन पोजीशन, तो याद रखना दिस इज मीन पोजीशन। अब इसकी नेचुरल लेंथ अलग जगह पे, मीन पोजीशन अलग जगह पे। अब यहाँ वो फ्री टू मूव है, ग्रेविटी को काउंटर कर दिया के एक्स ने, ठीक है। अब आप इसको थोड़ी सी भी फोर्स दोगे ना तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लग जाएगा, ठीक है।
थोड़ी ज़्यादा फोर्स दोगे तो थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेट करेगा ऐसे, मतलब ऐसे राइट साइड को नहीं जाएगा वाइब्रेट करते हुए, यहीं पे ऊपर और नीचे वाइब्रेशन करने लग पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जितना ज़्यादा एयर गायब कर दोगे आप इस चैम्बर से, ये उतनी देर तक वाइब्रेट करता रहेगा। तो पार्टिकल इसका ऐसे वाइब्रेट करेगा ऐसे, तो ये साइन की फॉर्म बन गई, जीरो से शुरू हुआ, मीन पोजीशन से शुरू हुआ। अच्छा, इसी मीन पोजीशन को, क्योंकि फोर्स बराबर होगी ना, इसी मीन पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स इस पॉइंट पे जीरो होगी, ठीक है ना। वापस आ जाओ इस इक्वेशन पे, तो देखो x इज इक्वल टू क्या आ गया, a साइन ओमेगा टी। और हाँ, तो यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि एस एच एम कैसे है ये। देखो, वैसे तो हमने बाद में फाइंड करना था, पर चलो अभी बता देता हूँ। x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, इसकी जगह कोस भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, साइनोसोइडल ही होता है कोस भी। तो ये a साइन ओमेगा टी, मैंने आपको क्या बताया, अगर हमें पता करना है कि ये एस एच एम है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इसको पहले डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डी एक्स बाई डी टी। कर दिए डी एक्स बाई डी टी, कितना होगा, ये हो जाएगा आपका a, साइन की जगह आ जाएगा कोस ओमेगा टी, और बाय चेन रूल इस ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको मेरे ख्याल से पता होगा ये ओमेगा बचेगा, तो वो ओमेगा यहाँ बाहर लग जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेना आपने, बाय चेन रूल कॉस ऑफ एक्स में जो एक्स माना था हमने वो ओमेगा टी था, उसकी फिर से डिफरेंशिएशन हुई, ठीक है। तो इसको चेन रूल बोलते हैं डिफरेंशिएशन का। तो एक बार हो गया डिफरेंशिएट, दूसरी बार फिर से करो, तो इसको ही डिफरेंशिएट करना है, तो मैं इसको डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर लिख देता हूँ। अब उम्मीद है आपको डिफरेंशिएशन, सॉरी, मोशन इन वन डायमेंशन टू डायमेंशन किया होगा, तो आपको पता चला होगा कि यही तो एक्सलरेशन है। तो एक्सलरेशन इज इक्वल टू, फिर से डिफरेंशिएशन होगी, अब कोस की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन, तो माइनस ओमेगा वैसे लगेगा, ए वैसे लगेगा, कोस की जगह माइनस साइन आ गया तो माइनस भी लग गया, ओमेगा टी आ जाएगा, देखो कोस का साइन बन गया। अब जो साइन, फिर से क्या होगा, बाय चेन रूल ओमेगा टी की फिर से डिफरेंशिएशन होगी, तो फिर से क्या बचेगा, ओमेगा, तो यहाँ आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो देखो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये x ही तो है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जो थी, तो दिस इज x, मतलब एक्सलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x, तो मतलब ये एस एच एम है। बस ऐसे चेक करना है आपको, जो भी आपको x दिया होगा उसको ना दो बार डिफ्रेंशिएट कर दो, अगर उसमें फिर से x दिख गया तो लिख के देख लो उसको, अगर वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है तो वो एस एच एम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर चाहे वो मोशन ऐसा हो या फिर ऐसा क्यों ना हो, इसमें भी वैलिड होगा वो, ठीक है। तो ये था एस एच एम इक्वेशन। अच्छा, अब इसमें भी पोजीशंस हैं, देखो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ऊपर एक्सट्रीम पोजीशन, नीचे भी एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये सब क्या है, लेफ्ट एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम था ना इसमें, वैसे ये भी है। अब देखो, क्योंकि ये वाइब्रेशन एस एच एम एक्स में कर रहा है, इसलिए हमने इक्वेशन एक्स की लिखी है, यहाँ ये वाई में कर रहा है तो आपको वाई में लिखना पड़ेगा, तो वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। तो थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखो, पार्टिकल एस एच एम कर रहा है, आपको पता है इसके साथ स्प्रिंग लगा है, ये एस एच एम करेगा, यहाँ से चलेगा ऐसे जाएगा, यहाँ से चलेगा ऐसे जाएगा, और यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस आया, फिर इस तरफ गया, फिर ये ऐसे से करते करते यहीं मूव करता रहेगा, ठीक है। तो टेक्निकली वो इसी लाइन में चल रहा है, बस ये टाइम के साथ हमने नीचे की तरफ बना दिया, ओके। अब ध्यान में रखने वाली चीज़ कौन सी है, सबसे पहली चीज़, आपको पता है ये मेन पोजीशन है, आपको पता है ये एक्सट्रीम पोजीशन है प्लस ए, आपको पता है ये माइनस ए है। अब होता ये है कि ये बीच में आ जाता है ए बाय टू, यहाँ आ जाता है माइनस ए बाय टू, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है, एक्चुअली में आपको ये पता करना होता है कि देखो टोटल टाइम लगता है टी, मैं यहाँ बना देता हूँ एक बार फिर से, ये यहाँ बना देता हूँ, देखो ये है फुल एक साइकिल को पूरा होने का टाइम टी, इसका आधा कितना होगा टी बाय टू, उसका भी आधा कितना होगा टी बाय फोर,
तो यहाँ क्या आ जाएगा 3t/4, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। और ये 0 था, ठीक है, फिर 0 से शुरू हुआ, और अगर एंगल वाइज देखोगे तो क्या आता है, क्योंकि ये साइन की वेव है तो साइन की वेव 1 कब होती है, जब π/2 आता है। तो इसका मतलब यहाँ π/2 भी लिख सकते हो आप, यहाँ पाई लिख सकते हो, एंगल की फॉर्म में अगर देखना है तो यहाँ लिख सकते हो आप। पाई की टर्म में क्या आएगा यहाँ पे 270 मतलब 3π/2, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 2π। तो ये एंगल की टर्म में आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ क्या होगा। मेरे को ये पता करना है कि पार्टिकल को x इज इक्वल टू 0, मतलब मेन पोजीशन से लेके x इज इक्वल टू मेन पोजीशन से लेके x इज इक्वल टू प्लस ए तक सॉरी प्लस ए नहीं, प्लस a/2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा। प्लस ए का मेरे को पता लग गया है, यहाँ से t/4 टाइम लगेगा, यहाँ से t/4 टाइम, यहाँ से t/4 और यहाँ से t/4। देखो आ गया आंसर, ठीक है। मेरे को पता करना है कि x से 0 से a/2 तक जाने में कितना टाइम लेगा। तो वैसे तो इक्वेशन लिखनी होती है आपको, तो मैं लिख के दिखा देता हूँ एक आपको। a/2 इज इक्वल टू, देखो इक्वेशन जो थी उसमें x की जगह क्या भरना है, डिस्प्लेसमेंट हमें पता लगी a/2, तो वो भर देते हैं। आगे आता है a साइन ऑफ ओमेगा टी। तो टेक्निकली ऐसे करना होता है, ठीक है। अब देखो क्या बन रहा है, a से a उड़ा दो, तो साइन ऑफ ओमेगा टी 1/2 कब होता है, जब ओमेगा टी क्या होगा, जब ओमेगा टी 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री मतलब π/6। अब ओमेगा की जगह 2π/t भरो, इंटू टी भरो, इज इक्वल टू π/6। अब पाई से पाई उड़ा दो, तो देखो अगर आपको पता चलेगा t इज इक्वल टू t/12 आ गया। इसका मतलब अब हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, 0 से a/2 तक आने का जो टाइम है दैट इज t/12, ठीक है। a/2 से a तक जाने का टाइम कितना होगा, क्योंकि मेरे को पता है 0 से a तक आने का टाइम है t/4। तो अगर मैं t/4 में से t/12 माइनस कर दूं तो कितना आएगा, तो यहाँ आता है t/6, ठीक है। अब a से अगर मेरे को वापस जाना है कहाँ पे, a/2 पे, तो मेरे को कितना टाइम लगेगा, फिर से t/6। लेकिन अगर मेरे को a/2 से 0 तक जाना है या 0 से वापस a/2 तक आना है जो कि ऊपर हुआ, तो टाइम लगता है t/12। अब आपने इस टाइम स्पैन को याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ही यहाँ t/12, यहाँ t/6, यहाँ t/6, यहाँ t/12, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल सी वैल्यू है जो अब आपको याद रखनी है, पहले याद नहीं रखनी थी लेकिन अब ज़रूर रखनी है, ठीक है। तो अब आपने इसका यूज़ नहीं करना है, जैसे ये मैंने यहाँ लिखा ना, पहले एक्स की जगह वो पुट किया जो क्वेश्चन में दिया था, फिर उसके बाद उसमें से टाइम निकाला, तो आपने ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपके पास इतना टाइम होगा ही नहीं। ओके, अब आपको याद रख लेना है, क्या याद रखना है, देखो आपको याद रखना है कि 0 से नहीं, अगर पार्टिकल ने मीन पोजीशन से a/2 तक जाना है प्लस के, या फिर वापस आना है, या फिर -a/2 तक जाना है, या फिर वहां से वापस आना है, तो हमेशा टाइम लगने वाला है t/12। यहाँ भी t/12, आना हो या जाना हो मीन पोजीशन से हाफ एम्पलीट्यूड तक, वो होता है t/12, ठीक है। a/2 प्लस का हो या माइनस का हो, वहां से अगर आपको a पे जाना है प्लस के, और -a/2, चलो अलग अलग कर देता हूँ, प्लस के a/2 से प्लस के a तक आना है या जाना है, टाइम लगेगा t/6। माइनस के a/2 से माइनस के a तक जाना है या आना है, टाइम लगेगा t/6, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये याद आ गया और याद रहेगा भी अब। तो ये सारा ऐसे होता है, तो ये टाइमिंग मैंने बना दी है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन क्या होगा, वो अभी आगे देखते हैं। एक और चीज़ देख लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर, देखो होना क्या चाहिए था, टाइम t/2,
t/4, तो यहाँ t/8 आ जाना चाहिए था अगर एम्पलीट्यूड को हाफ करते हैं तो, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसकी बात नहीं कर रहा मैं, इस वाले इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो होता ये है कि देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक पार्टिकल जो है ना वो ज़्यादा वेलोसिटी से चलता है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा होती है बजाय इस पोर्शन की वेलोसिटी के। तो जब एवरेज वेलोसिटी यहाँ ज़्यादा होती है, डिस्टेंस सेम है, तो कम टाइम कहाँ लगेगा? ऑब्वियसली यहाँ पे। इसलिए यहाँ कम टाइम लगता है, यहाँ ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। हर सेक्शन में ऐसा ही होगा, यहाँ कम टाइम लगेगा, यहाँ ज़्यादा लगेगा, यहाँ ज़्यादा लगेगा, यहाँ कम लगेगा, यहाँ कम लगेगा, यहाँ ज़्यादा लगेगा, ऐसे होता है, ठीक है। वापस आ जाओ। अब मैंने कुछ ढूंढना है, मेरे को पता चला एक और वैल्यू होती है, और वो होती है एक प्लस ए माइनस ए। हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसा ना हो, ये क्वेश्चन ऐसा हो कि बताओ अगर एक्स नॉट से a/2 तक, सॉरी, 0 से a/2 तक जाने का जो टाइम है या आने का जो टाइम है वो t/12 है, समझ गए? तो फिर यहाँ पे क्या आता है? t/4 आता है ना। तो इसके हाफ तक जाने का टाइम होगा t/8, यही होगा ना। मतलब इस टाइम का हाफ कर देंगे तो t/8 ही होगा। तो उतनी देर में कहाँ पहुंचेगा ऑब्जेक्ट? उसके लिए आपको समझ लो कि ये टाइम दे दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर से उसी इक्वेशन में पुट कर दो, x इज इक्वल टू a/2 साइन ऑफ ओमेगा की जगह 2π/t भरो अब, और इस इंस्टेंट, दिस इज टाइम इंस्टेंट कि अच्छा ये तो 12 वाला था ना, ये वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब जो आपको टाइम इंस्टेंट दिया है वो बोला है कि t/8 तक जाने के लिए, सॉरी, t/8 तक जाने का टाइम तो पता लग गया, t/8 ही है। t/8 टाइम में वो कितना चलेगा ये पूछा हुआ है, तो मतलब पोजीशन निकालनी होगी। तो 0 से अगर मैं वो टाइम पुट कर देता हूँ यहाँ पे, जो कि होगा कितना, जो कि बन जाएगा t/8, जो हमारे क्वेश्चन की नीड है। तो देख लेते हैं कहाँ पहुँचता है वो। x इज इक्वल टू a/2 साइन ऑफ, क्या t से t कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, क्या ये π/4 बच जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी, a/2 नहीं होता है, ये a ही होता है, ये बन गया। तो देखो, x इज इक्वल टू a इंटू साइन 45 होता है 1/√2, तो 1/√2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि 0 से लेके a/√2 तक जाने को कितना टाइम लगेगा, तो वो होगा t/8। अब आपको ये सारे टाइम याद रखने हैं, t/8, वापस आती बारी t/8, इस तरफ आती बार t/8, ठीक है। अच्छा, ये चेंज कर लेना ना, ये गलती से मैंने a/2 लिख दिया था इसको देख के, तो वो चेंज कर लेना आपने। फिर उसके बाद इस तरफ को a बाय नहीं, t/8, ये भी कौन सा टाइम होगा, डिस्टेंस होगा, -a/√2, ठीक है। ऐसे ही t/8, ऐसे ही यहाँ भी t/8, मतलब सारे टाइम बराबर होंगे। अब ये टाइम के हिसाब से सिमेट्रिक हो गया, ओके। हर t/8 में वो इतना इतना चल रहा है, पहले में a/√2 तक चल रहा है, फिर दूसरे में और आगे तक जा रहा है, ऐसे करके। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ फटाफट। सिचुएशन ये है कि पार्टिकल यहाँ से ऐसे जाके यहाँ से ऐसे वापस आ रहा है, ये इसकी राइट एक्सट्रीम है +a, और ये इसकी लेफ्ट एक्सट्रीम है -a। तो a/2 तक जाने का जो टाइम है वो यहाँ से t/12 है, अब आपको ये याद रखना है। और यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t/6 है, यहाँ पहुँच जाने का टाइम t/4 है, t/2 है, और यहाँ t है, ठीक है। तो इसके हिसाब से सब जगह t/12 ही दिखेगा अगर आप यहाँ से हाफ डिस्टेंस तक जाते हो।
तो यहाँ भी t/12 होगा, ये होगा, ठीक है। लेकिन एक और केस है, वो क्या, कि पार्टिकल अगर यहाँ से यहाँ तक जाता है और क्वेश्चन में पूछा होगा कि बताओ a/√2 तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, -a/√2 तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो वो लगेगा t/8, सब जगह t/8, जितने भी स्पैन दिख रहे हैं वो सब जगह t/8 लगेगा। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया फाइंड कैसे करते हैं, ये है, ठीक है। इस वाले को इग्नोर कर देते हैं, ये तो हो गया था। और अब इसको देखो, इसका क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है ना, कि वो टाइम बताओ जब पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, एट x इज इक्वल टू +a/√2 तक, कहाँ से, फ्रॉम मीन पोजीशन। तो फिर आप फिर से सेम करोगे जैसा आपने यहाँ किया था। देखो आपने क्या किया, यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दिए, a/2, यहाँ x की जगह क्या पुट कर देंगे हम, यहाँ पुट कर देंगे a/√2 इज इक्वल टू, आगे आ जाएगा a साइन ऑफ ओमेगा t। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, t की वैल्यू आनी चाहिए आपके पास 8, सॉरी छोटे वाले t की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए कैपिटल T/8, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो देखो इससे रिलेटेड बड़े आसान से क्वेश्चन है, सिचुएशन बड़ी आसान सी है, क्वेश्चन में लिखी हुई है सारी की सारी। बोला बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। तो पहले बना लेते हैं, बॉडी ने चलना स्टार्ट किया है मीन पोजीशन से, तो इसका मतलब ऐसे गई होगी साइन की फॉर्म बना के और ऐसे पहुंची। ओह ये तो गोला ही बन गया, पार्टिकल यहाँ से गया ऐसे, फिर यहाँ से गया होगा ऐसे, हाँ ये ठीक है, ठीक है। मीन पोजीशन से शुरू किया, फिर क्या करना है, अब बोला है कि टाइम पीरियड है उसका 12 सेकेंड। चलो तो पहले इसी को देख लेते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, अब देखो ज़रा, इसको मैं यहाँ कर दूँ, टाइम पीरियड क्या 12। तो पहले तो मैं ना इसके हिसाब से कुछ लिख देता हूँ। देखो क्या इसको पूरी साइकिल को होने में 12 सेकेंड लगेंगे, समझ गए ना। क्या इसको यहाँ पहुँचने में, यहाँ मतलब सेंटर पे इस पॉइंट पे पहुँचने में इससे हाफ टाइम लगेगा, क्या इसको यहाँ पहुँचने में इससे भी हाफ टाइम लगेगा 3 सेकेंड, यहाँ 3 लगे, फिर 3 यहाँ लगे, तो 3 ही यहाँ भी लगेंगे, इसका मतलब यहाँ पहुँचने में इसको 9 सेकेंड लगे होंगे। तो ये सब टाइमिंग है, ठीक है। मान लो मैं इसी में आपसे पूछ लूँ कि बताओ ये हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे कब पहुंचेगा, तो आपको याद है ना कब पहुंचता है वो, t/12 पे। t/12 मतलब 12/12 विच इज़ 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में वो यहाँ पहुंचेगा। 3 में यहाँ पहुंच रहा है, तो 3 में से 1 माइनस कर दो, यहाँ 2 सेकेंड में पहुंचेगा। फिर वापस फिर से 2 सेकेंड में आएगा, यहाँ से यहाँ वापस फिर से 1 सेकेंड में आएगा। देखो पहला हाफ वो जल्दी चल रहा है, दूसरा हाफ स्लो चल रहा है, ठीक है। फिर ऐसे ही अगले पोर्शन में भी होगा। तो ये अब ट्रिक बन गई आपके लिए, ठीक है। अब आपने इसको याद रखना है। आगे देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकेंड, 1 सेकेंड मतलब t/12 की बात कर रहा हूँ, यहाँ थोड़ा ज़्यादा लग रहा है जो कि डबल होता है। t/12 का डबल क्या होगा, t/6, तो इससे डबल ही लगेगा हमेशा, ये पॉइंट भी याद रख लेना आपने, ठीक है। 2 सेकेंड, तो मान लो आपको बोला कि उसको -a से प्लस सॉरी -a/2 तक जाने में 2 सेकेंड लग रहे हैं, तो बताओ -a/2 से 0 तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो उसका आधा लगेगा, सिंपल 1 सेकेंड। ये भी फॉर्मूला है, ये सब ट्रिक्स हैं, ठीक है। अगर आपको एक बार समझ आ गई तो आपको याद हो जाएंगी, t/12 t/6 वगैरह वगैरह। मीन पोजीशन से a/2 तक जाने आने और इस तरफ जाने उस तरफ जाने में जो टाइम लगता है उससे डबल बाहर वाले हाफ में लगता है, तो ये आ जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन में क्या पूछा वो भी देख लेते हो। क्वेश्चन में बोला कि बताओ वो 1 सेकंड पे कहाँ पहुंचेगा। देखो हमें इस ट्रिक से ही पता लग गया 1 सेकंड पे कहाँ पहुंचेगा, 1 सेकंड पे वो कहाँ होगा,
वो होगा x इज इक्वल टू ए बाय 2 पे, बात खत्म। ठीक है, लेकिन अगर आपको फिर भी फॉर्मूला लगाना है तो ठीक है, फॉर्मूला लगा लो फिर। फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करना है, टाइम दिया आपको तो इक्वेशन में पुट कर लो। पहली बात, उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट किया, इसका मतलब आपको इक्वेशन लिखनी है x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी की। ठीक है, एक काम हो गया। दूसरा, एम्पलीट्यूड तो कोई दिया नहीं खास, तो आप उसको ए मान सकते हो अभी के लिए फिलहाल। बोले टाइम दिया हुआ है, टाइम है 1 सेकेंड, और टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, वो है 12 सेकेंड। तो आपने ये उठा के सब कुछ इसमें पुट कर देना। तो सोल्व खुद कर लेना आपने, मैं वैल्यू लिख देता हूँ। x इज इक्वल टू ए को ए रहने देते हैं, साइन ऑफ 2 पाई बाय 12, है ना, ये आएगा 2 पाई बाय टी में, टी की जगह ये आ गया, इनटू 1 सेकेंड। देखो सोल्व हो गया, तो आंसर आना चाहिए a/2। ठीक है, तो a/2 आ जाएगा। आगे चले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन। फिर से वही, स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन का मतलब क्या होता है कि आपको लिखना है x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। अच्छा, एक दो चीज़ें और याद रख लो आप, मैं इसी को उठा लेता हूँ यहाँ से। देखो, एक दो चीज़ें जो याद रखनी है वो है ये, अगर पार्टिकल चलना स्टार्ट कर रहा है मेन पोजीशन से तो साइन की वेव बन रही है, इसलिए हमने लिखा है x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। मान लो क्वेश्चन में पार्टिकल यहाँ किनारे से चल रहा है, तो देखो किसका ग्राफ बन रहा है, ये बनता है साइन कोस का ग्राफ। ठीक है, तो ये आपने लिख के रख लेना। सेंटर से चलेगा तो ये लिखना है इक्वेशन। ठीक है, अगर प्लस ए से चलता है तो आपने लिखना है x इज इक्वल टू ए कोस ऑफ ओमेगा टी। इसका और भी तरीका बताऊंगा लिखने का, वो भी होता है। अगर वो जीरो से जीरो से मतलब मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड जाता है पहले, तो फिर आपको लिखना है x इज इक्वल टू माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ये भी मैं बताऊंगा ग्राफ कैसे बनता है। देखो, तीन ही केस हो सकते हैं, या तो वो मेन पोजीशन से चला था, या फिर प्लस ए से चला था, या फिर जीरो से लेफ्ट साइड चल गया था। हो सकता है वो माइनस ए से चलना शुरू करे, तो ये मैं स्टार्टिंग पॉइंट लिख रहा हूँ। ठीक है, उस केस में इक्वेशन क्या लिखोगे, उस केस में इक्वेशन लिखनी है आपको x इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोस ऑफ ओमेगा टी। अगर आप इसको याद रख सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, याद ही रख लो। ठीक है, अब वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था x इक्वल टू a/√2 पे वो कब पहुंचेगा, यही क्वेश्चन है। नहीं, बोला x इज इक्वल टू a/√2 पे वो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पहुंच चुका है, और उसने चलना कहाँ से स्टार्ट किया, फ्रॉम मेन पोजीशन। इसका मतलब इक्वेशन ये लिखनी, तो ठीक है ये लिख देते हैं, लिख लिया हमने। तो आपको टी दे दिया, एक्स दे दिया, अब आपको टाइम पीरियड पूछ लिया। तो देखो तीन ही तो चीज़ें यहाँ पे, इसके अंदर आएगा टाइम पीरियड, है ना, ओमेगा के अंदर। तो पुट कर देते हैं इसको, एक्स की जगह पुट करना है मेरे को a/√2। ए की जगह तो कुछ पुट ही नहीं करना है, वो तो ए ही है। साइन की जगह साइन लिखना है, ओमेगा की जगह 2 पाई/टी पुट करना है, और इसी टी की वैल्यू मेरे को निकालनी है। एक टाइम इंस्टेंट भी दिया, याद रखना, छोटा वाला जो टी है वो टाइम इंस्टेंट होता है, और वो 2 पुट कर देते हैं। जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपने इसको सोल्व कर लेना। अब इसको ट्रिक से करके देखते हैं। इन्होंने बोला है कि 2 सेकेंड लगते हैं उसको a/√2 तक जाने के लिए। ठीक है, तो a/√2 कहाँ होता है, क्या वो यहाँ जैसे होता है,
थोड़ा सा a/2 से बाहर, यही होता है। क्या आपको याद है कि यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगता था? वैसे यहाँ तक जाने के लिए टाइम लगता था t/8। कहाँ तक जाने के लिए? a/√2 तक जाने के लिए। और वहाँ से आगे प्लस a तक जाने के लिए फिर से t/8। तो बोला ये जो t/8 है ना, वो है 2 सेकेंड। तो टाइम पीरियड क्या हुआ? 16 सेकेंड। इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा, याद रख लो, ठीक है। t/8 जब a/√2 तक जाना है, t/12 जब a/2 तक जाना है, ठीक है। अब एक बार इक्वेशंस को भी देख ही लेते हैं। वैसे आपको पता है इसलिए मैंने बताई नहीं है, बट फिर भी आप चाहो तो मैं बता देता हूँ। देखो, ये जो भी इक्वेशन लिखोगे ना आप, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। इसमें जो चीज़ें हैं वो आपको पता है। x इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपने लिख लेना है। a इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब जितनी दूर तक वो जा सकता है, और तो वो एम्पलीट्यूड होगा ये प्लस a, ठीक है। फिर उसके बाद ओमेगा, आपको पता है ओमेगा 2 पाई एफ होता है या फिर 2 पाई/टी होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हम इसको देखते रहेंगे क्या आएगा। ये जो टी है वो है टाइम इंस्टेंट। अब तक आपको पता चल चुका होगा, जो टाइम क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे यहाँ 2 सेकंड दिया है तो हमने वो 2 यहाँ भर देना, ठीक है। एक नई चीज़ दिख रही है आपको यहाँ पे, वो है ये फाइव। इसको बोलते हैं इनिशियल फेज या स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये क्या होता है ये मैं आपको आगे ग्राफ में बताऊंगा। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। लो, एक्सट्रीम पोजीशन वाला आ गया। तो मैंने आपको बोला था एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है तो क्या होगा? राइट एक्सट्रीम मान लेते हैं इसको अभी हम। तो इक्वेशन लिखनी है x इज इक्वल टू a कोस ओमेगा टी, ठीक है। याद रखना पड़ेगा ये a कोस ओमेगा टी। हो गया राइट एक्सट्रीम से शुरू। जैसे ही वो एक्सट्रीम से शुरू हुआ इक्वेशन बन गई। बाकी बाकी सारा सिंपल है, जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही करना है। देखो, x की जगह क्या भरना है? जो भी गिवन है। यहाँ लिखा है √3, थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। x की जगह भरना है √3 a/2 इज इक्वल टू, a की जगह तो a ही भरोगे। नेक्स्ट, कोस ऑफ, टाइम दिया हुआ है तो टाइम इंस्टेंट भर देते हैं। वो कहाँ भरते हैं? ओमेगा के साथ। तो ओमेगा की जगह लिखना है मेरे को 2 पाई/टी, क्योंकि मेरे को इसी टी की वैल्यू निकालनी है, और इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है टी, जो टाइम इंस्टेंट उन्होंने दिया है। 2 सेकंड दिया तो 2 सेकंड भर देते हैं। बस हो गया, आप इसको सॉल्व कर लो। देखो ये कट गया, ये भी कट गया। और कोस √3/2 कब होता है? तो कोस √3/2 होता है 30 डिग्री पे। 30 डिग्री का मतलब है 2 पाई/टी इंटू 2 इज इट शुड बी इक्वल टू, मतलब ये एंगल शुड बी इक्वल टू कितना, कितने एंगल पे बोला था? √3/2 1/2 पे। ओह सॉरी, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री का मतलब हो गया पाई/6। तो अब जो आ रहा है वो लिख देते। पाई से पाई उड़ा दो, और तो कुछ घटेगा ही नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 4 बन रहा है। 4 × 6 इज इक्वल टू टाइम, टाइम ऊपर चल जाएगा 24 सेकेंड आंसर। दिस इज योर टाइम पीरियड। तो ऐसे करके आप फाइंड कर सकते हो आंसर, ठीक है ना। आगे चलो। एक और है, बट बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। फिर से वही मेन पोजीशन से स्टार्ट किया। इक्वेशन क्या लिखते हैं हम? x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। चलो इसका काम हो गया। टाइम पीरियड दे दिए 48 सेकेंड, और बोला a/2 से a तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। ये तो याद ही है आपको। अब आपने बार बार वो इक्वेशन लिख के सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अब आपको पता है तो चुपचाप लिखो टाइम पीरियड इज 48 सेकेंड। आपको पता है a/2 से
ए तक जाना हो या वापस आना हो, तो टाइम कितना लगता है? क्या वो t/6 होता है? तो ठीक है, वैल्यू भरो, आंसर आ गया। तो इसमें जो पूछा था वो टाइम का जो आंसर है वो है 48/6, विच इज 8 6 48, 8 सेकेंड आंसर। क्या आपको ये भी पता है 0 से a/2 तक जाने में कितना टाइम लगता है या आने में? याद करो, बाहर वाला जो टाइम इंटरवल था वो इससे डबल था, मतलब अगर ये x है तो वो 2x होता है, तो अगर वो x है तो ये क्या होगा? x/2। x/2 मतलब टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर बाहर वाले में टाइम t/6 लगता है तो अंदर वाले में t/12 लगता है, तो t/12 वो भी निकाल सकते हैं हम। तो देखो t आ गया आपके पास, t इज इक्वल टू 48/12, विच इज कितने, 4 × 48 सेकेंड आंसर। और होना भी चाहिए था, देखो 0 से a/2 तक जाने के लिए जो टाइम लगता है उसका डबल बाहर जाने के लिए लगता है a/2 से a तक। तो ये हो गया आपके पास। अब हम आगे चलते हैं। और अब देखो कंसेप्ट ये है, एक दो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अभी के लिए चलो ग्राफ तो नहीं बनाने हम, अभी के लिए आपको क्या याद रखना है वो है, सबसे पहली चीज़, हमेशा आपको x की इक्वेशन ऐसी ही लिखनी है, x इज इक्वल टू प्लस का a होना चाहिए, साइन ऑफ ओमेगा t होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि जितने भी फॉर्मूले आप अभी आगे पढ़ोगे या लिखोगे या जो भी है, वो सब के सब ना x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी के हिसाब से लिखे गए हैं, ठीक है। तो इसलिए मान लो कभी गलती से इसकी जगह कोस आ गया, कोस ऑफ ओमेगा टी, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, चेंज करो साइन बना दो, क्योंकि हमें साइन के फॉर्मूले पता है, वो मैं आगे बता दूंगा आपको कि क्यों ऐसा कर रहे हैं हम बार बार। कोस को साइन बनाने के लिए क्या करना है आपको? चुपचाप इसको साइन लिख दो, सिंपल। लेकिन कोस को हटाने के लिए आपको प्लस एंगल में π/2 करना पड़ेगा, ये है पहला चीज। दूसरी चीज देखो, अगर यहां माइनस साइन हुआ तो, अगर यहाँ माइनस साइन हुआ, इसको हटाने के लिए, मतलब माइनस साइन को हटाने के लिए प्लस बनाना है ना, हमें प्लस का ए चाहिए, अभी के लिए a1 मान लेते हैं। माइनस को प्लस साइन करने के लिए आपको लिख देना साइन ओमेगा टी, लेकिन अब लिखना है प्लस पाई, याद रखना माइनस साइन को हटाने के लिए पाई लिख दिया। तीसरी चीज, तीसरी जो चीज है वो हो सकता है माइनस भी आ जाए और कोस भी आ जाए, ठीक है। तो इसको चुपचाप साइन लिख दो, साइन ऑफ ओमेगा टी। लेकिन नेगेटिव साइन को हटाने के लिए प्लस पाई लिखते हैं, कोस को हटाने के लिए π/2 लिख देते हैं, तो ये बन गया। अब इसका मतलब भी मैं आपको बता ही देता हूँ, यही वो फाई है जो पीछे आया था, याद है आपने इक्वेशन लिखी थी उसमें फाई लिखा था, फाई इज इनिशियल फेज, यही वो इनिशियल फेज। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ग्राफ तो आपको साइन का ही बनाना है, ठीक है, लेकिन शुरू कहाँ से करना है? π/2 से। तो देखो π/2 से शुरू कर दो, ये बन गया आपका ग्राफ नया। अब ये जो ग्रीन वाला मैंने ग्राफ बनाया वो, इसमें भी अगर मैं एग्जैक्टली एक साइकिल देखूं तो यहाँ तक आ रही है, तो ये बन गया आपका ग्राफ ऐसे और ऐसे। और ये ग्राफ किसका होता है? यही तो कोस का ग्राफ है। तो देखो ऐसे बनाते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, इसको बदलने के लिए, इसको बदल के मैंने क्या लिख दिया? साइन प्लस पाई, मतलब ग्राफ मेरे को साइन का ही बनाना है, ठीक है। लेकिन शुरू कहाँ से करना है? अब मेरे को शुरू करना है वो पाई से, क्योंकि यहाँ लिखा है पाई से शुरू करो। तो पाई से शुरू करेंगे तो ये वाला जो ग्राफ आएगा देखो माइनस साइन का आएगा, साइन को पलट दोगे तो यही बनेगा, दिस इज योर माइनस साइन का ग्राफ। तो माइनस साइन लिखो या साइन ओमेगा टी प्लस पाई लिखो, एक ही बात है। लास्ट वन इज दिस, पाई प्लस π/2 क्या होता है? 3π/2। तो देखो बोला कि ग्राफ साइन का ही बनाओ, ठीक है, लेकिन शुरू कहाँ से करना है? शुरू करना है आपको
270 से, साइन की वैल्यू 270 यहाँ जैसे आएगी, यहाँ से शुरू करना है। देखो ये वाला ग्राफ, तो अगर आप चाहो तो सिर्फ 1 साइकिल के लिए देखो, ये इतना सा, ये बस इतना सा। तो ये ग्राफ किसका हुआ? ये ग्राफ है कोस से उल्टा, मतलब माइनस ऑफ कोस का। तो ऐसे करके आप ग्राफ को चेंज कर सकते हो। कहने का मतलब है, इस ये जो फाई में एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, कि ग्राफ साइन का बना दो और पाई/2 से शुरू कर दो। अब ज़रूरी नहीं ये ऐसे ही बनाने होते हैं, ये किसी भी तरीके से बना सकते हो। मान लो कभी कभी गलती से आपको आ गया ग्राफ बनाना, आपको कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई का, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करोगे, इसका मतलब क्या होगा, कोस का ग्राफ बनाओ और पाई से शुरू कर दो। तो कोस का ग्राफ बनाएंगे तो देखो ऐसा दिखता है। कोस का ग्राफ यहाँ से शुरू होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये होता है 90 डिग्री, ये होता है पाई, ये होता है 270, ये होता है 360, ठीक है। पर हमें क्या करना था, हमें कोस ऑफ ओमेगा टी का ग्राफ बनाना है, लेकिन शुरू कहाँ से करना है, उसके पाई से। उसके पाई से मतलब इसी कोस के पाई से। तो ये बन गया कोस का पाई, यही तो होगा, 90 के बाद पाई आता है। तो ये ग्राफ अब यहाँ से आगे का बनेगा। तो यहाँ से आगे का बनेगा मतलब ये ऐसे और ऐसे। साइनोसॉइडल होता है, आप जितना मर्जी चला सकते हो। तो टेक्निकली ये ग्राफ बना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ग्राफ से पता कर सकते हो कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई क्या होता है। किसका ग्राफ बन रहा है ये, माइनस ऑफ कोस का। ये भी तरीके ही होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखो, अब है इक्वेशंस। तो देखो इक्वेशन ऑफ एसएचएम में मैंने आपको बोला स्टैंडर्ड इक्वेशन किसको लेना है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, इसको लेना है आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है वो साइन की वेव है, मतलब साइन की इक्वेशन है, तो ग्राफ भी वैसा ही बनेगा। तो ग्राफ बना लेते हैं। तो साइन का आपको पता है ग्राफ कैसा होगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे आ जाएगा। तो ये है एम्पलीट्यूड। अब इस एम्पलीट्यूड की वैल्यू आपने लिखनी है तो लिख सकते हो। यहाँ आ जाएगा प्लस का ए और यहाँ आ जाएगा माइनस का ए। अगर हम देखें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होती है, देखो अगर मैं एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ टाइम के साथ, तो मैंने आपको बताया ए की जगह क्या आ जाएगा, ए तो सॉरी आएगा ही आएगा। साइन की जगह क्या बन जाएगा, साइन की डिफ्रेंशिएशन होती है कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन बाय चेन रूल बनेगी ओमेगा। तो वो ओमेगा यहाँ आ जाएगा आगे। ऐसे ही वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करोगे dv/dt, तो उसको बोलते हैं एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन आ जाएगी माइनस, एक और ओमेगा बाहर आ जाएगा, ए कोस की जगह आएगा माइनस साइन। तो देखो ये इक्वेशन नीचे वाली बन गई। तो ऐसे होता है। तो इसका मतलब v की जो इक्वेशन है, वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ होगा, ओमेगा के साथ देखो या फिर ओमेगा टी के साथ देख लो, तो ये जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, या तो कोस का ग्राफ बना लो, या इस साइन को अगर आपने ग्राफ बनाना है तो आप चेंज करके देख सकते हो क्या बनता है ना। कोस कोस का ही ग्राफ बनने वाला है वैसे तो देख लेते हैं क्या बनेगा। वेलोसिटी में आएगा कोस का ग्राफ, तो कोस का ग्राफ जो है वो ऐसे होता है, कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। ये आपका कोस का ग्राफ आ गया। तो याद रखना है ये क्या है, ये है पाई/2, ये पॉइंट है पाई, ये है 3 पाई/2 और ये है 2 पाई। अगर आपने एंगल वाइज देखना है तो ठीक है। तो ये रेडियंस में वैल्यू आ गई एंगल्स की। अदरवाइज आपको पता है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट एक्सलरेशन देखो, एक्सलरेशन में क्या होगा, एक्सलरेशन का ग्राफ किसका बन रहा है, माइनस ऑफ साइन का। तो माइनस ऑफ साइन का बना देते हैं। तो माइनस ऑफ साइन का मतलब होता है साइन का ग्राफ बनाओ और उसको एक्स एक्सिस के अबाउट पलट दो। ये बन गया आपका माइनस साइन का ग्राफ। तो ये एक्सलरेशन का ग्राफ होता है, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट।
तो देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम आपने ग्राफ भी देख लिया, इक्वेशन भी देख ली, तो ये फॉर्मूला होता है। एक्सलरेशन वर्सेस टाइम भी देख लिया। अब आता है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखो करना क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू, और वो क्या होती है, क्या वो ए साइन ऑफ ओमेगा टी होती है। तो यहाँ से मैं साइन ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, और v की इक्वेशन क्या होगी, v की इक्वेशन है ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। अच्छा एक चीज़ और, ये जो वैल्यूज़ आपको दिख रही है ना, वो सब इसकी मैक्सिमम वैल्यू, जैसे डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी ए, समझ गए। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होगी ओमेगा ए, याद रखना ये फॉर्मूले हैं ओमेगा ए। एक्सलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो। अब यहाँ आ जाते हैं वापस, तो देखो v इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी बन गया। दिस इज वी मैक्स। अगर वी मैक्स पूछते हैं आपसे, तो वी मैक्स का मतलब होता है जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है उसको वन कर दो, मैक्सिमम वैल्यू वन ही होती है सबकी साइन और कॉस में, तो ये आ जाता है। तो इसमें से कॉस निकाल लेते हैं, कॉस ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू, ये बनेगा एक्स नहीं बनेगा वी अपॉन ओमेगा ए, ठीक है। तो जब आप स्क्वेयरिंग और एडिंग करोगे बोथ साइड, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। अगर एंगल सेम हो तो इसी को वन लिखते हैं हम, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ये और ये, इन दोनों का भी स्क्वेयर करना है, तो इन दोनों का स्क्वेयर कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर, और ऐड करना है वी स्क्वेयर बाय ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन होती है ना, ये वाली, ये एलिप्स की इक्वेशन होती है, ठीक है। अब एलिप्स क्या होता है, एलिप्स होता है कुछ इस टाइप का, ऐसा, ये एलिप्स है। तो एलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, ठीक है। अगर मैं स्पेशल केस लेता हूँ कि ए और बी दोनों बराबर हैं, उसको आर लिख देता हूँ, तो ये इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ये बन जाती है सर्कल की इक्वेशन, और ऊपर वाली किसकी थी, एलिप्स की, ठीक है। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट जो होते हैं वो वाली टाइप की बन जाती है। तो अब देखो ये तो वन हो ही गया था, अब इसकी भी इक्वेशन बनेगी, मतलब इसका भी ग्राफ बनना चाहिए। तो देखो अब ना तीन ग्राफ बनते हैं यहाँ पे, तो मैं डिस्टेंस के साथ बना रहा हूँ ये ग्राफ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो ये है आपका पहला ग्राफ, ये है आपका दूसरा ग्राफ। तो देखो इस ग्राफ में ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इस ग्राफ में ये कुछ ऐसा होगा, और एक ग्राफ होगा वो बिल्कुल ही सर्कल होगा। ये बन गया v वर्सेस x का ग्राफ, ये भी v वर्सेस x है, सारे मतलब तीनों एक ही ग्राफ है सेम ही, बस कंडीशन थोड़ी थोड़ी अलग होंगी। अब वो थोड़ी थोड़ी क्या अलग होंगी वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखो अब होगा क्या, x के नीचे जो भी लिखा होगा ना वो आएगा x एक्सिस पे, ठीक है। जो x के नीचे लिखा है वो x एक्सिस पे आ जाएगा, जो y के नीचे लिखा होगा वो y एक्सिस पे आ जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे y एक्सिस दिख रही होगी आपको, तो सेकंड वाली y एक्सिस होगी, ठीक है। अभी के लिए x एक्सिस मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो सकती है मैक्सिमम, या तो प्लस ए होगी या माइनस ए होगी, ऐसे ही हो सकती है, माइनस ए प्लस ए। ये वाला ग्राफ थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं, ऐसे माइनस ए प्लस ए। अब होगा क्या, इसके साथ ना ओमेगा भी है,
अगर इस ग्राफ की बात करूँ मैं, तो इस ग्राफ में क्या हो रहा है, इस ग्राफ में ओमेगा की वैल्यू 1 से छोटी है। इसीलिए जब आप, जैसे मान लो ए है, ए को अगर आप मैं 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब 1/2 से, तो ओमेगा ए क्या आएगा, वो a/2 बचेगा, मतलब छोटा हो गया। इसीलिए आपको दिख रहा है कि ये वाला ग्राफ का ए बड़ा है और ए ओमेगा छोटा है। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होती है ओमेगा ए। ओमेगा ए छोटा कब होगा, जब ओमेगा की वैल्यू 1 से छोटी होगी, और यहाँ ओमेगा की वैल्यू 1 होगी। तो 1 होगी तो ए हो या फिर ए ओमेगा हो, ये देखो ध्यान से, ये ए है, ये ए ओमेगा है, ठीक है। ओमेगा अगर 1 होगा तो ए और ए ओमेगा बराबर हो गए ना, इसलिए वो सर्कल ग्राफ बनेगा। तो एलिप्स इज, सर्कल इज ए स्पेशल काइंड ऑफ एलिप्स, ठीक है, मतलब स्पेशल, ये वाली कंडीशन पे सर्कल बन जाता है वो। दूसरा देखो, ए बड़ा है, ए के साथ अगर मैं छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 से छोटी वैल्यू, तो वो छोटी हो जाएगी, इसलिए ग्राफ छोटा हो गया, इसमें ओमेगा ए छोटा हो गया। यहाँ देखो ओमेगा ए बड़ा है, ए छोटा है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज ओमेगा ए, तो ये ए ओमेगा आ गया। इसका मतलब यहाँ ओमेगा क्या है, ये 1 से बड़ा है। तो आपको ये तीनों कंडीशन याद रखनी है, हम आगे चलते हैं। तो नाम याद रखना, एलिप्स होता है, ठीक है। दूसरा, एक्सलरेशन वर्सेस एक्स या फिर फोर्स वर्सेस एक्सलरेशन। अब देखो होता क्या है, पार्टिकल पे एक फोर्स लगती है स्प्रिंग की वजह से, वो होती है के एक्स, ठीक है। इसी को हम एम ए के बराबर कर देते हैं। तो आप यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हो, ए इज इक्वल टू के बाय एम इंटू एक्स, ठीक है। आप साइन लगाना चाहते हो नेगेटिव तो लगा सकते हो। इसका मतलब अगर मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा इसको, तो मैं ऐसे लिखूंगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के बाय एम इंटू एक्स वेक्टर, मतलब ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, डायरेक्शन वाइज, ठीक है। तो ये होता है। फिलहाल चलो मेरे को ये नहीं देखना था, ये तो मैंने वैसे बता दिया आपको। अब इसको कंपेयर करना होता है, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन है इसको कंपेयर करते हैं हम किससे, इस इक्वेशन से। a इज इक्वल टू क्या बना था, ये माइनस ओमेगा स्क्वेयर ए साइन ऑफ ओमेगा टी, यही बना था। अब आपको पता है कि a साइन ऑफ ओमेगा टी क्या होता है, a साइन ऑफ ओमेगा टी होता है x डिस्प्लेसमेंट। तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर x, इसलिए हम इसको कंपेयर करते हैं हमेशा। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो देखो, वैसे अभी मैं फिलहाल ग्राफ बनाना चाहता हूँ, तो पहले ग्राफ बनाता हूँ फिर बताता हूँ अगली चीज़ें। तो ये मैं नीचे लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली इक्वेशन देखो, इसमें आपको पता चलेगा कि हमें ग्राफ बनाना है किसके बीच में, एक्सलरेशन वर्सेस डिस्टेंस, मतलब एक्स वर्सेस एक्सलरेशन। तो देखो होगा क्या, या तो प्लस ए तक जाता है डिस्प्लेसमेंट, या फिर माइनस ए तक, यही होता है। एक्सलरेशन मैक्सिमम होती है ओमेगा स्क्वायर ए प्लस की, या फिर माइनस की ओमेगा स्क्वायर ए, यही होता है। तो यहाँ भी यही होगा, ठीक है। आगे अब हमने देखना है कि वाई एक्सिस पे कौन है, ए, एक्स एक्सिस पे एक्स है खुद। तो देखो दो चीज़ें आ रही हैं, एक ये और एक ये। अगर मैं इसको y मान लूँ और इसको x मान लूँ, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह लग रहा है। इसका मतलब y इंटरसेप्ट जीरो है। जैसे ये जी सी जो है वो जीरो दिखाई दे आपको, इसका मतलब लाइन जो है वो ओरिजिन से क्रॉस होके जा रही है। सी जीरो होने का मतलब होता है जो ग्राफ की लाइन है, वो लाइन कहाँ से पास करके जाएगी, 0,0 ओरिजिन से, ठीक है। दूसरा, स्लोप देखो क्या है। अगर आप स्लोप की वैल्यू देखोगे यहाँ पे m की वैल्यू, तो m इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, मतलब नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप का मतलब आपको पता है कि अगर आप लेफ्ट साइड से चलते हुए आओगे, ठीक है, तो उतराई आएगी। तो ग्राफ ऐसा होगा, पॉजिटिव स्लोप का मतलब होता है ऊपर की तरफ चढ़ाई आएगी लेफ्ट साइड से, ठीक है। अभी क्या है, उतराई मतलब नेगेटिव, तो मतलब उतराई बनानी है, तो मेरे को उतराई बनानी है।
तो उतराई वाला ग्राफ होगा और सेंटर से क्रॉस होके जाएगा। अच्छी बात ये होती है कि जब पार्टिकल ए पे होगा तो उस टाइम उसकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया और बिल्कुल यही ग्राफ होता है। अगर आपने एफ वर्सेस एक्स का बनाना है तो मल्टीप्लाई तो करना है एम से ना, तो यही सेम ग्राफ एफ वर्सेस एक्स का भी होता है। तो ये बनते हैं आपके पास ग्राफ, ठीक है। अब ये ग्राफ सारे याद रखने हैं आपने। हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं इसमें। अब यहाँ पे जो आपने ये वेलोसिटी का इक्वेशन निकाली है ना, कौन सी वाली, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन, वाई स्क्वेयर नहीं वी स्क्वेयर अपॉन ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये बन जाती है इक्वेशन। दिस इज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। अब देखो कई बार सिंपल क्वेश्चन वो यही दे देते हैं कि एक पार्टिकल है, ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलरेशन है। तो बताओ ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगर x की कोई वैल्यू दी होगी तो फॉर एग्जांपल x की वैल्यू दे दी a बाय रूट टू ले लेते हैं, चलो, ठीक है। तो क्या करोगे, इस इक्वेशन में पुट कर दो। एक्सलरेशन की इक्वेशन तो है ही हमारे पास, तो देखो वेलोसिटी की भी आ गई, एक्सलरेशन की, तो v का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट दी है ना। तो अब आप यहाँ पे फॉर्मूला ओमेगा ए नहीं लगा सकते क्योंकि वो मैक्सिमम है, और एक्सलरेशन जो है वो उसका भी ये नहीं लगा सकते ना। चलो एक्सलरेशन का तो एक ही फॉर्मूला होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये आपको दिख रहा है, तो लगा दो ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स की जगह क्या लिखना था, ए बाय रूट टू का, ए बाय रूट टू का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्सलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ओमेगा स्क्वेयर ए। ऐसा कुछ पूछा होगा, ये मैं ऐसे रैंडम सा क्वेश्चन बना रहा हूँ एक, आई थिंक ऐसा ही क्वेश्चन एक आया भी था। तो ओमेगा से एक ओमेगा काट देते हैं, ठीक है। अब ये रूट उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसे बचेगा, ए स्क्वायर माइनस, अच्छा देखो ये सॉल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर उधर ले गया मैं तो यहाँ आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये बन गया। अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 a स्क्वायर में से आधा ए स्क्वायर चल जाएगा, तो कितना बचेगा, हाफ ऑफ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाय टू बचा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई आपके पास, देखो ए स्क्वायर कट गया, क्या बचा 1, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अंडर रूट ऑफ 2। ऐसा कुछ क्वेश्चन बना के दिया हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनाए होंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक और बता देता हूँ, सेम ऐसा ही वेलोसिटी का क्वेश्चन होता है। उसमें लिखा होता है कि वैसे तो v की वैल्यू क्या है, कुछ भी हो सकती है ना, टाइम में भी हो सकती है। तो टाइम के क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे होंगे जो आपने किस में किए थे, डिस्प्लेसमेंट के किए हैं क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही ये जो आपको दिख रहे हैं वो सारा कुछ सेम टू सेम होगा। कुछ चीज़ें आपको ट्रिक से पता लग जाएंगी जब आपको एसएचएम समझ आ जाएगा, ठीक है। तो एसएचएम क्या होता है वो मैंने आपको अभी समझाना है आगे, मतलब कैसे काम करता है, उसमें ए वी और एक्स कहाँ पे कितना कितना होता है वो भी बताना है, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं और कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन होगा, उसमें लिखा होगा कि अगर मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा ए है, ऐसा लिखा नहीं होगा, ये आपको पता है, ठीक है। वो बोलेंगे कि वो पोजीशन बताओ जब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम की हाफ रह जाएगी, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट में लिख के दिया होगा, ठीक है। अब वी मैक्सिमम कितना होता है, मतलब वी डैश दिया आपको, ठीक है। वी मैक्सिमम कितना होता है, दैट इज ओमेगा ए बाय टू। तो कहने का मतलब आपको वेलोसिटी दे दी है, आपको पोजीशन पूछी है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें वेलोसिटी और पोजीशन आती है,
v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। आपको ओमेगा दिया होगा कि किसी टर्म में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो देखते हैं यहाँ कुछ बचता है कि नहीं। तो v की जगह आपको पुट करना पड़ेगा वो v जो आपको क्वेश्चन में बोल रहा है उन्होंने लेने को, विच इज़ मैक्सिमम का हाफ। तो ये देखो ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अगर ओमेगा की ज़रूरत नहीं होगी तो ओमेगा नहीं दिया होगा, ज़रूरत होगी तो दिया होगा, सिंपल। अब अगर आप राइट हैंड साइड को देखोगे तो यहाँ क्या बच रहा है, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। इस स्क्वेयर को मैं उधर ले जाता हूँ, यहाँ बन जाएगा ए स्क्वेयर बाय 4। ठीक है, एक्स स्क्वेयर को मैं लेफ्ट साइड पे ले आया और ए स्क्वेयर में से ए स्क्वेयर बाय 4 को माइनस कर देना मैंने। मेरे ख्याल से आपको पता होगा 1 में से 1/4 माइनस करोगे तो 3/4 बचता है, तो 3a स्क्वेयर बाय 4 विच इज़ एक्स स्क्वेयर। अब x को भी उधर ले जाओ तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू, सबका रूट लग जाएगा, रूट ऑफ 3, ए स्क्वेयर का रूट मतलब a, 4 का रूट मतलब 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ऐसे ही वो किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं, ठीक है, वो आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर मैक्सिमम वेलोसिटी ये है, एक्सलरेशन ये दी हुई है 40 मीटर पर सेकंड, तो बताओ टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, अब अच्छी बात ये है कि वी मैक्स और ए मैक्स ही दे दी है। अब हमें पता है वी मैक्स और ए मैक्स कितना होता है और वो कितना होता है। वी मैक्स का फॉर्मूला होता है, चलो पहले लिख ही लेता हूँ। वी मैक्स इज इक्वल टू, जो कि हमें 200 दिया है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा ए। ऐसे ही होता है। ए मैक्स देखो, ए मैक्स इज इक्वल टू कितना दिया, 40, विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर ए। आपको बोला टाइम पीरियड बताओ इस एस एच एम का, जो ये कर रहा होगा, जिसकी वेलोसिटी ये है और वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका डिवाइड कर दो, काम खत्म। ए से ए उड़ गया, ओमेगा से एक ओमेगा उड़ गया, 0 से 0 उड़ गया, 4 5 जा 20 आ गया। ठीक है, अगर आप अच्छा आप क्रॉस मल्टीप्लाई किया उससे पहले आपको पता चलेगा ये बचा है 5/1 इज इक्वल टू 1/ओमेगा। ठीक है, यही बचा है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ओमेगा को इधर ले आओ, 1/5 को उधर ले जाओ। इसका मतलब 1/5 को 0.2 तो लिख ही सकते हैं, 0.2 रेडियंस पर सेकेंड। ओमेगा के यूनिट होते हैं रेडियंस पर सेकेंड। तो आंसर आ गया। ओह सॉरी, आंसर ये नहीं है, आंसर हमें क्या निकालना था, टाइम पीरियड। तो इसकी जगह वैल्यू पुट करो फिर, 2π/t। तो मेरे ख्याल से इसमें पुट कर देनी चाहिए थी वैसे हमें, पर चलो जो भी है। 2π/t इज ओमेगा, ओमेगा इज 1/5। तो देखो t की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 10π सेकेंड्स। दिस इज योर टाइम पीरियड। हाँ, अब ये फाइनल आंसर है 10π। आगे देखते हैं। अब थोड़ा एसएचएम को दोबारा से समझ लेते हैं क्या क्या होता है। देखो यहाँ 3 चीज़ें लिखी हैं, जो मैं ग्रीन से बनाऊंगा वो डिस्प्लेसमेंट होगी, जो येलो से बनाऊंगा वो वेलोसिटी होगी, जो वाइट से बनाऊंगा वो एक्सलरेशन होगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ सबसे पहले बताता हूँ। देखो पार्टिकल यहाँ था, ठीक है, ये एसएचएम कब करेगा, जब मैं इसको इधर खींच के लेके जाऊंगा और छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा, इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर आएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर आएगा। ऐसे ही ये हमेशा के लिए घूमता रह जाएगा। अगर कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही होगा। तो वो ना वाइब्रेट कर रहा था, हमने बीच की एक साइकिल उठा ली, ये वाली चलते हुए के बीच की एक साइकिल उठा ली। अब देखो होता क्या है, देखो पार्टिकल यहाँ से चला और यहाँ से वापस आ गया, इसका मतलब पहले राइट साइड जा रहा था फिर लेफ्ट साइड आ गया। ठीक है, तो सबसे आसान जो इनमें देखना है वो है वेलोसिटी, ओनली वेलोसिटी। पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करेगा, तो देखो यहाँ से कहाँ जा रहा है, इस तरफ, तो इसका मतलब वेलोसिटी इस तरफ, इसका मतलब वेलोसिटी इस तरफ है, तो येलो से मैं वेलोसिटी लगा रहा हूँ, तो ये आ गई वेलोसिटी। लो, डायरेक्शन जो एरो बता रहा है और वी वेलोसिटी। ठीक है, फिर उसके बाद अब पार्टिकल यहाँ से जाके वापस आ रहा है, तो इसका मतलब इस वाले पोर्शन में वेलोसिटी इस तरफ होगी। ठीक है, अब उससे आगे देखोगे अगर तो इस तरफ होगी, उससे आगे देखोगे तो वापस आएगा। ठीक है,
तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बड़ी बार बता चुका हूँ, जब जब पार्टिकल अपना रास्ता पलट जाता है, आगे जा रहा था पीछे आ गया, एक्स एक्सिस में जा रहा था नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ गया, तो जिस इंस्टेंट पे वो वापस मुड़ता है उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, कुछ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, ठीक है। हो सकता है 1 सेकंड भी लग, 1 सेकंड तो ज़्यादा होता है वैसे, इतना लगता नहीं है। यहाँ देखो, लेफ्ट साइड जा रहा था, राइट साइड चला गया, इसका मतलब यहाँ भी वेलोसिटी कितनी है, ज़ीरो। चलो बाकी चीज़ें बाद में देखते हैं, उससे पहले वेलोसिटी देख लेते हैं। पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो हुई, उसके बाद वो वापस आ गया, वापस आ गया मतलब वेलोसिटी कहाँ होगी, लेफ्ट साइड को, तो ये वी आ गया। यहाँ पे कहाँ होगी, इस तरफ, मतलब जिस तरफ जा रहा है बस वो वेलोसिटी उस तरफ है, ठीक है ना। तो ये जो एरो लगा रहा हूँ वो वेलोसिटी शो कर रहे हैं, फिर ये इस तरफ आ जाएगा तो इस तरफ भी वेलोसिटी शो हो जाएगी। तो ये देखो कितना आसान है, राइट साइड जा रहा है तो राइट साइड वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब मोशन, याद रखना, मोशन जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन से पता चलता है ना, या वेलोसिटी की डायरेक्शन मोशन बताती है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है इसका मतलब वो नहीं चल रहा है, सिंपल बात खत्म। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। देखो डिस्प्लेसमेंट बहुत ही आसान सी चीज़ है, जैसे मैंने कुछ पॉइंट लिए हैं, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट और ये फोर्थ पॉइंट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट पॉइंट ये है ना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पोजीशन से कितना चेंज आया है, इस तरफ उस तरफ जिस तरफ मर्जी आया हो, हमें बस डायरेक्शन के साथ देखना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट पे पार्टिकल कहाँ गया, फर्स्ट पॉइंट का मतलब है पार्टिकल मीन पोजीशन से राइट साइड चला गया, तो इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, पॉजिटिव, इस तरफ। अब याद ये रखना है आपको कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। तो 1 पे है, अगर पार्टिकल 1 पे है तो सेंटर से इस तरफ को देखना है, अगर पार्टिकल 2 पे है तब भी सेंटर से इस तरफ को देखना है, चाहे पार्टिकल वापस ही क्यों ना आ रहा हो। देखो पार्टिकल इस तरफ गया, डिस्प्लेसमेंट ये तो पता ही है हमें होती है। पार्टिकल यहाँ से जाके यहाँ पहुँच गया, जब यहाँ पहुँचेगा तब भी डिस्प्लेसमेंट कौन सी होगी, इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी, विच इज़ दिस इज x2। थर्ड पॉइंट, यहाँ से इस तरफ x3 आएगा, ये तो आपको पता चल ही गया। उसके बाद पार्टिकल यहाँ से घूम के जब यहाँ पहुँचेगा तो भी डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से ही देखनी है, बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ लगा ही देता हूँ, तो ये जो ग्रीन पेन से मैं लगा रहा हूँ वो सब डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, इधर भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव x2, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ओ सॉरी नेगेटिव है ना, यहाँ नेगेटिव है तो देखो नेगेटिव के लिए मैंने एरो लगा दी लेफ्ट साइड को, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, तो x1 और x2 पॉजिटिव है, x3 और x4 नेगेटिव है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे मीन पोजीशन से लेफ्ट और मीन पोजीशन से राइट, आपको डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से मेजर करनी होती है। उम्मीद आप समझ गए। अब जब ये समझ आ गया तो एक्सलरेशन और भी आसान लगेगी। एक्सलरेशन बस डिस्प्लेसमेंट से उल्टी होती है, क्यों, क्योंकि आपको पता है एस एच एम क्या होता है, एस एच एम का मतलब जिसमें एक्सलरेशन इज नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही होना चाहिए, तो बस ऐसे ही होगा। देखो x1 जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो एक्सलरेशन कहाँ होगी, नेगेटिव, तो लगा दो। यहाँ पे एक्सलरेशन इस तरफ होगी, यहाँ मतलब इस पूरे रीजन में, ठीक है, इस पूरे रीजन में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी, इसका ध्यान रखना है। सेकेंड इंटरवल ये वाला, इस इंटरवल में एक्सलरेशन लेफ्ट साइड होगी, क्यों, क्योंकि अभी भी डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, राइट साइड, डिस्प्लेसमेंट से उल्टा। अगले हाफ में देखो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड को है तो एक्सलरेशन कहाँ होगी, राइट साइड को, तो ये वाइट से जो मैंने लिखे हैं वो सब एक्सलरेशन है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड को तो एक्सलरेशन राइट साइड को। अब मैंने एक लाइन लिखी थी यहाँ पे,
कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम मीन पोजीशन, एक्सलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब आते हैं एनर्जी पे। देखो एनर्जी का ना अभी के लिए ग्राफ याद रख लेना आप। मैं वैसे फॉर्मूला लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर। ठीक है, इस वी की जगह आप वैल्यू पुट करोगे तो आएगा हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये एक्स की टर्म में भी आ जाता है, सॉरी इसी को सॉल्व करते हैं तो अभी जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी विद एक्स। तो इसका ग्राफ मैं आगे बना दूंगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर है ना, इसकी जगह मेरे को वी का ऐसा फॉर्मूला पुट करना है जो एक्स में हो। अभी अभी हमने पढ़ा था वी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसको अगर स्क्वेयरिंग कर दूंगा बोथ साइड तो क्या वो ऐसा नहीं दिखेगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये भी ग्राफ बन गया। ठीक है, पोटेंशियल आगे लिख देता हूँ। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो वो होती है, स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दो। अच्छा, ये एक्स में आ गई, देखो यही पोटेंशियल एनर्जी की एक्स के साथ रिलेशन है। ओके, काइनेटिक काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी को टाइम में देखना है तो हाफ ऑफ के की जगह ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर लिख देना है। ये आपने यहाँ निकाला है, ये देखो कहाँ निकाला था, ये इसमें देखो x इज इक्वल टू क्या निकला है, k बाय एम निकला है। यहाँ क्या है, x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ पता चलेगा आपको कि k बाय एम इसका अंडर रूट जो है वो ओमेगा के बराबर है। इसका मतलब k की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर एम। तो जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम ये पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाओ वापस। तो हम पहुँच गए थे यहाँ पे, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ। उसके बाद x की जगह क्या लिखना होता है, x की वैल्यू होती है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो देखो टाइम में ये आ गया, x में ये आ गया। देखो x का तो बड़ा आसान है, x का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ऐसा, एक बनेगा इस टाइप का और दूसरा बनेगा ऐसे। ये लो, चेक कैसे करना है। वेलोसिटी कहाँ जीरो हुई थी, देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम मतलब ए पे, प्लस ए इस तरफ होगा या माइनस ए होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो थी तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। तो इसमें जो ब्लू वाला ग्राफ है वो किसका, काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि वही जीरो हो रहा है। सेंटर पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम मतलब ये यहाँ पे। तो पीला वाला ग्राफ किसका हुआ फिर, पोटेंशियल एनर्जी का। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्प्रिंग को खींचोगे उसमें उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए अब मान लो स्प्रिंग पहले से खींचा हुआ है, जैसे कि आपको पता है किस केस में होता है। अब देखो इस वाले केस में ये स्प्रिंग है, इसको थोड़ा सा खींच दिया तो यहां पहुंच जाएगा, ये बन गया। इसका मतलब इसके पास पहले से ही काइनेटिक एनर्जी है विच इज इतनी सी, एक्सटेंशन की वजह से। इसमें और एक्सटेंशन करोगे तो वो एसएचएम करने लग पड़ेगा। ठीक है, ऐसा समझ लो। तो जब कभी ऐसा होगा इस वाले केस में, या पोटेंशियल एनर्जी पहले से होगी, तो फिर ये ग्राफ थोड़े से चेंज हो जाएंगे, ये थोड़े से ऊपर बनेंगे ऐसे। ये आ गया, और दूसरा वो भी इसी स्टाइल से बनेगा यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसके पास पहले से ही एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है विच इज़ यू नॉट। ठीक है, विच इज़
U इज इक्वल टू हाफ ऑफ के ए स्क्वेयर। ये स्प्रिंग पहले से इतना सा खिंच चुका है, ठीक है। बाकी की इसके आगे शुरू होगी, आगे मतलब इससे ऊपर और इससे नीचे, ठीक है। तो ये दो ग्राफ हैं, दोनों को याद रखना। अब आते हैं टाइम के साथ। टाइम के साथ मैंने आपको दोनों फॉर्मूले लिख दिए, ये काइनेटिक एनर्जी का लिख दिया, ये आगे पोटेंशियल एनर्जी का लिख दिया, ठीक है। एक्चुअली मैंने इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बस फॉर्मूला बताऊंगा। कोस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो एक फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वेयर ओमेगा टी, मतलब थीटा -1। दूसरा होता है 1 - 2 साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, मतलब थीटा, ठीक है। इन दोनों का यूज़ करते हैं हम एक एक करके, और हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो इसका ग्राफ ही पूछा होता है, तो ग्राफ देखो ऐसा होगा। तो यहाँ से ग्राफ चलेगा कुछ ऐसे, यहाँ जाएगा और ऐसे, ठीक है। दूसरा चलेगा यहाँ से ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये बन गया आपका ग्राफ। एक और ग्राफ होता है, वो होता है कुछ ऐसे, ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, फिर उसके बाद ऐसे दिखेगा, यहाँ से ऐसे होते हुए। यहाँ फिर से ये π/2 है, यहाँ फिर से ये पाई है, 3π/2 है। मतलब हमने एक साइकिल का ग्राफ बनाया। इसको भी वैसे ही चेक करना है। याद करो, जब पार्टिकल ऐसे चल के यहाँ से जाके यहाँ पहुंच रहा था, ठीक है, तो कब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे था अपनी, प्लस ए पे कब था? अगर आपको रेडियंस में याद हो तो वो π/2 था। ऐसे होता है, देखो साइन मैक्सिमम को होता है π/2 पे। इसका मतलब, और यहाँ वेलोसिटी क्या होती है? ज़ीरो। ये याद रखना है आपको, वेलोसिटी ज़ीरो होती है एंड्स पे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि π/2 पे जो वैल्यू ज़ीरो होगी वो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। तो अगर आप ध्यान से देखो, π/2 पे येलो वाला ग्राफ जो है वो ज़ीरो हो गया। इसका मतलब जो येलो है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। तो ब्लू कौन सी बची फिर? पोटेंशियल एनर्जी। देखो π/2 पे सबसे ज़्यादा है ये पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम जितनी भी होगी, ठीक है। और अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हटा देता हूँ। टोटल एनर्जी देखो क्या आएगी। टोटल एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला वो है हमारे पास, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ही करना है ना, तो जैसे ही आप उसको प्लस करोगे आंसर आएगा हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वेयर। देखो ये एक्स स्क्वेयर इसमें, एक्स स्क्वेयर उसमें होगा, दोनों में कट जाएगा पोटेंशियल वाला, तो बचेगा ए स्क्वेयर। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो सब कुछ कांस्टेंट है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो कांस्टेंट ही होगा। ये इसका ग्राफ है, ये विच इज़ हाफ ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेना, ये टोटल एनर्जी का ग्राफ। और यही सेम यहाँ भी होगा, यहाँ पे भी एक ग्राफ ऐसे बनेगा, जो मैंने बनाया नहीं, आपने बना लेना है। दिस इज कांस्टेंट विच इज टोटल एनर्जी विच इज हाफ ऑफ के एक्स नहीं होगा, के ए स्क्वेयर, मतलब हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर। दिस इज टोटल एनर्जी। यही काइनेटिक में चेंज होगी, यही पोटेंशियल में चेंज होगी, आपस में इंटरचेंज होती रहेगी, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया। अब एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे। ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे, तो इसको हटा देता हूँ अब। ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो पीछे जाके नोट कर लो। ये भी हटा देता हूँ। अब देखो, वेलोसिटी ज़ीरो थी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होगी। इसका मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? मैक्सिमम। ये आ गई मैक्सिमम। अगर एक्स मैक्सिमम है तो एक्सलरेशन भी क्या होगी? मैक्सिमम। कितनी होगी? ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। ए मैक्सिमम है तो एफ भी मैक्सिमम ही होगा। कितना होगा? यही ओमेगा स्क्वायर ए इंटू एम इंटू ए होता है ना, तो एम ओमेगा स्क्वायर ए। बचा कौन? पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपने उसकी पोजीशन चेंज की है तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो स्टोर होगी। पोजीशन आप इससे ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब ये मैक्सिमम चेंज इन पोजीशन है। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है? मैक्सिमम, ठीक है। तो ऐसे देखते हैं,
इसका सब कुछ उल्टा होगा यहाँ सेंटर पे। तो आपको याद रखना है, इन सब का बिल्कुल उल्टा कर देना है। जो मैक्सिमम है उसको ज़ीरो करो, जो ज़ीरो है मैक्सिमम। तो इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ सेंटर पे सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम। एक्स क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, एक्स ज़ीरो है, इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, ज़ीरो, एक्सलरेशन भी क्या होगी, ज़ीरो, फोर्स भी क्या होगी, ज़ीरो। सिंपल सी बात है ना। अगर पार्टिकल यहीं रुका हुआ है, मीन पोजीशन पे है, तो स्प्रिंग क्यों फोर्स लगाएगा उस पर, तो फोर्स ज़ीरो। और जब वो है ही मीन पोजीशन पे, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करोगे, ज़ीरो। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखो, ये देखो, इस वाले हिस्से में एक्सलरेशन अपोज कर रही है वेलोसिटी को, इसका मतलब इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी यहाँ, इसीलिए वो डिक्रीज होके मैक्सिमम से ज़ीरो पहुंच गई। ये देखो ज़ीरो। यहाँ देखो, ये इसको सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगी कहाँ तक, सिर्फ मीन पोजीशन तक। जैसे ही पार्टिकल राइट साइड निकला, वहाँ एक्सलरेशन फिर से उल्टी हो जाएगी, तो वेलोसिटी फिर से डिक्रीज होकर ज़ीरो पहुंच जाएगी। ज़ीरो पहुंच जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वापस पलट जाएगी, तो फिर से ए और वी सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो यहाँ भी ऐड होगी। तो याद रखना, अगर कोई पूछ रहा है कि मेन पोजीशन से अगर पार्टिकल ने चलना शुरू किया तो कहाँ कहाँ एक्सलरेशन वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, तो एक इस वाले जगह पे और एक इस वाली जगह पे। ठीक है, मतलब दोनों तरफ वो उसको सपोर्ट कर रहा है वापस मेन पोजीशन पे लाने के लिए, और इनमें भी वो वापस मेन पोजीशन पे ही लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, आगे देखो। तो एनर्जी के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से। अब देखो क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसमें बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं। ऐसे लिखा होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, बताओ ऐसा किस एक्स की वैल्यू पे होगा। तो आप बराबर कर दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, हाफ ऑफ के नहीं, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ, पोजीशन पूछा है ना, तो एक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, एम ओमेगा स्क्वेयर, और हाफ ऑफ, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पीछे लिखा था हमने, वी की जगह आपने भरा है ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ के एक्स स्क्वेयर। तो जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे, एक्स की कोई वैल्यू आ जाएगी, शायद ए बाय रूट टू आ जाए, पर चलो वो आपको सोल्व करके देख लेनी है। ठीक है, वो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही कोई और क्वेश्चन होगा, तो उसमें लिखा होगा डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा उन्होंने खुद ही दे दिया है। तो पूछा है कि बताओ ऐसा किस पोजीशन पे होगा, फिर से यही कर दो, काइनेटिक की जगह काइनेटिक भरो, पोटेंशियल की जगह पोटेंशियल एनर्जी भर दो, और इस इक्वेशन में पुट कर दो, बस हो गया। ये क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम, ये मैंने आपको बता दिया। तो इसको मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। फोर्स लगेगी किसी इस पे, मतलब ये जो पार्टिकल है, इसको मैं नीचे खींचूंगा एक्स से, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो माइनस के एक्स, एक्सलरेशन होगी माइनस के बाय एम इंटू एक्स। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो आपको पता चलेगा कि ओमेगा की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ के बाय एम। टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, तो अंडर रूट ऑफ एम बाय के, ये बन गया आपके पास टाइम पीरियड। ठीक है, यही फाइंड करना होता है। अब देखो, तो अब टाइम पीरियड है ना, तो क्वेश्चन क्या है, यही है क्वेश्चन, नहीं सॉरी, क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं वो बता रहा हूँ। अब देखो, आपको पता चल गया कि इसमें तीन एलिमेंट हैं, कौन कौन से, एम, के और साइकिल। ये साइकिल का टाइम है। ठीक है, कि अगर पार्टिकल पूरा एस एच एम कर ले रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो वहां लिखना है 2 पाई, नहीं कर पा रहा है तो फिर पाई लिखो, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। तो टाइम पीरियड में चेंज देखना है हमें ड्यू टू साइकिल। मान लो मैंने क्या किया, ये लिया स्प्रिंग यहाँ पे, ठीक है, ये पार्टिकल है। अब देखो मैंने क्या किया, इस पार्टिकल को खींचा, तो इस पार्टिकल को अगर मैं यहां तक खींचता हूं और छोड़ देता हूं वापस, फिर इस तरह को
जाता ही है ना। तो देखो एसएचएम ये होगा एक्चुअली में, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि यहाँ ना दीवार ही लगा दी ये पूरे में। अब पार्टिकल पूरा एसएचएम नहीं कर पा रहा है, मास उसका एम है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है अभी भी, लेकिन अब वो पूरा एसएचएम नहीं कर रहा है। मतलब पार्टिकल कर क्या रहा है फिर, पार्टिकल यहाँ से वापस आ रहा है, फिर यहाँ टकरा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर टकरा रहा है, फिर वापस आ रहा है, ऐसे करते करते। तो इसका टाइम पीरियड क्या हुआ, अब इसके टाइम पीरियड में यहाँ 2 पाई नहीं लिखेंगे क्योंकि हाफ साइकिल हो रही तो पाई लिख देंगे, अंडर रूट ऑफ एम बाय के एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक और सिचुएशन बताता हूँ। तो इसका आंसर हो गया। अब मैं वाइट से बताता हूँ। फिर से मैंने इस पार्टिकल को खींचा ऐसे और छोड़ दिया, लेकिन छोड़ने से पहले मैंने पता क्या किया, मैंने छोड़ने से पहले ना यहाँ पे दीवार लगा दी, सॉरी छोड़ने से पहले नहीं, छोड़ने के बाद यहाँ दीवार लगा दी। इसका मतलब यहाँ दीवार है, अब पार्टिकल यहाँ से आगे नहीं आ सकता। तो पार्टिकल क्या कर रहा है, फिर से ऐसे हम यहाँ से गया था, छोड़ा था, छोड़ने के बाद ये यहाँ गया, लेकिन आगे देखा इसने दीवार है तो यहाँ टकरा गया, फिर वापस आया, फिर यहाँ टकरा गया, फिर वापस आया, फिर टकरा गया, ऐसे करके चलने लग पड़ा। तो हमें ये देखना है कि ये दीवार कहाँ लगी है। तो क्वेश्चन में लिखा था कि दीवार जो है वो हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पे लगी a/2 पे। ठीक है, अब आपको पता है कि 0 से a/2 तक आने में कितना टाइम लगता था, t/12, याद है ना। एक और चीज, 0 से साइन को 1/2 तक आने में कितना एंगल कवर करना पड़ता है, 30 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब जब एस एच एम यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, उसके बाद फिर से टकरा के वापस आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ उसको 30 डिग्री का एंगल मिल रहा है, यहाँ उसको पूरा 180 डिग्री मिल रहा है, और यहाँ उसको फिर से 30 डिग्री मिल रहा है। इसका मतलब टोटल एंगल उसने कितना कवर कर लिया, 180 प्लस 30 प्लस 30 60। इसको रेडियंस में चेंज कर दो, रेडियंस में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको पाई प्लस पाई/3 ये लिखेंगे, और आप इसको ऐड करोगे तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, 3 + 1 4, 4 पाई/3। अब टाइम पीरियड क्या होगा, t इज इक्वल टू 4 पाई/3 अंडर रूट ऑफ m/k। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसको, ये प्रीवियस ईयर में आया आपको, जेई को भी, नीट को भी। ठीक है, आगे देखो। अब स्प्रिंग की वजह से कुछ चेंजेस आएंगे। तो देखो स्प्रिंग जो है ना वो, उसको आप सीरीज पैरेलल में लगा सकते हो। तो जब स्प्रिंग में ऐसे करके कोई मास लगाया होगा, और मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इसको नीचे की तरफ खींच दिया, तो इस केस में पता क्या होता है, अगर मैं इसको नीचे खींच रहा हूँ, लेट सपोज a एम्पलीट्यूड से, तो ये वाला स्प्रिंग खींचेगा x1, ये वाला स्प्रिंग अलग खींचेगा x2। जब ऐसी कंडीशन होती है, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो k इक्वलेंट इंटू a मस्ट बी इक्वल टू k1 x1 प्लस k2 x2, मतलब फोर्स, चलो ऐसे ऐसे मत लिखो, ये नहीं होगा, वैसे फॉर्मूला कुछ चेंज हो जाएगा। सिचुएशन बड़ी आसान सी कि ये k1 है, ये k2 है। ठीक है, जब जब एक्सटेंशन अलग अलग होती है तो उसको बोलते हैं कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एक्सटेंशन अलग अलग हो रही है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक फोर्स लग रही है इसको खींचने के लिए। तो अभी फोर्स डिफाइन नहीं, इसलिए मैं वो इक्वेशन नहीं लिख सकता अभी। तो ऐसा हो रहा है, जब ऐसा होगा तो आपको के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखना होता है, ये कैपेसिटर की तरह होता है, सीरीज में k1 k2 बाय k1 प्लस k2। ठीक है, और अगर यही पैरेलल में लगे होते, ये दो पैरेलल में लगे अलग अलग, ये k1 है, ये k2 है, तो देखो अब क्या हो रहा है, जैसे ही मैं इसको खींचूंगा इसको नीचे की तरफ, तो दोनों ना सेम खींचेंगे, ये भी x खींचेगा और ये भी x खींचेगा। पहले अलग अलग थे, तो जब अलग अलग खींचते हैं तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, जब सेम एक्सटेंशन होती है तो उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में के इक्विवेलेंट की वैल्यू बहुत ही आसान सी होती है, सीधा k1 प्लस k2। इसका मतलब ये आपको भरनी का है, ये भरनी है आपको टाइम पीरियड के फॉर्मूले में, t इज इक्वल टू 2 पाई। अब वैसे का वैसा ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये फुल एस एच एम करेगा।
फुल साइकिल, ठीक है। 2 पाई वैसे का वैसे ही, एम में कोई चेंज आता नहीं है। वैसे एम का चेंज बड़ा आसान सा होता है, एम की जगह 2m कर देंगे तो आप 2m भर देना, m/2 करेंगे तो m/2 भर देना। अभी ऐसा कुछ नहीं किया है, तो k इक्वलेंट नीचे आएगा, k इक्वलेंट की जगह आ जाएगा k1 k2, ऊपर आ जाएगा k1 प्लस k2। दिस इज योर फॉर्मूला, बस ये बन गया। और इस केस में क्या होगा, इस केस में टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k1 प्लस k2। बस हो गया आंसर, इतना ही आसान था, ठीक है। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। एक और क्वेश्चन पूछा होता है, उसमें वो क्या करते हैं, उसमें बोलते हैं वो कि ऐसे ब्लॉक है, फिर एक और ब्लॉक है, और इनके बीच में स्प्रिंग लगा है यहाँ। दिस इज m1, दिस इज m2। अब पूछेंगे कि इसका टाइम पीरियड बताओ, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ k की जगह k ही आएगा, मास की जगह आएगा म्यू, ठीक है। अब ये म्यू क्या होता है, दिस म्यू इज रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास विच इज कितना होता है, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो आपने ये उठा के इसमें भर देना है, तो देखो आंसर बनेगा कुछ इस टाइप का, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ऊपर क्या आएगा m1 m2, वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं बट फिर भी m1 m2, और नीचे आएगा k इंटू m1 प्लस m2। ये बन गया आपका टाइम पीरियड का आंसर। तो याद रखना स्प्रिंग की वजह से ये 3 चेंज पूछे होते हैं, तो आपने वो आंसर लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम। अब देखो टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान होता है। आपको क्या करना है, नॉर्मल एसएचएम क्या होता है, आप उसमें क्या करते हो, एफ इज इक्वल टू एम में करते हो, या फिर एफ इज इक्वल टू के एक्स करते हो, फिर एफ की जगह एम ए भर देते हो, एम ए इज इक्वल टू के एक्स, यही भरते हो, और यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू आ जाती है के बाय एम इंटू एक्स समथिंग, ऐसे ही होता है। एंगुलर एसएचएम में क्या करना है आपको, एफ इज इक्वल टू एम ए की जगह एंगुलर चेंज कर देना है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। बस आपको ये अल्फा पता चल जाए वही एक्सलरेशन है, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं हम, एक्सलरेशन को किससे इक्वेट करते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स से। यहाँ आपको इसको इक्वेट करना है अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर थीटा से, ओके। इसका मतलब आपको ना ये अल्फा निकालना है, अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन आई। तो मेन चीज़ है टॉर्क निकालना। टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है। पहले तो ये देखो कि इस पेंडुलम को नीचे कौन लाएगा, क्या ग्रेविटी, तो ग्रेविटी लगी यहाँ, देख लो टॉर्क निकालना बता रहा हूँ मैं, तो ग्रेविटी लगेगी mg, ये लग सकती है। अब ये टॉर्क क्या होती है, टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी मतलब mg की वजह से जो लगेगी, ठीक है। तो टॉर्क का मतलब होता है फोर्स की जो लाइन होती है ना, ये जो लाइन मैंने अभी लगाई, यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना होता है, लेकिन कहां से देखना है, इस पॉइंट से, ये वाला डिस्टेंस। अगर आपको ये मिल गया तो ये r है, f तो आपको पता ही है, r क्रॉस f इज टॉर्क, याद रहेगा। क्या करना होता है टॉर्क निकालने के लिए, पहले फोर्स लगाओ, ये फोर्स लग गई, फोर्स की लाइन को इंक्रीज कर दो, ये मैंने इंक्रीज भी कर दी, और फिर इंक्रीज भी उसी तरफ करना है जिस तरफ वो पॉइंट हो जिसके अबाउट ये रोटेट करने वाला है, ठीक है। उस रोटेटिंग पॉइंट से या रोटेटिंग एक्सिस से इसकी दूरी निकाल लेनी, उसको आर बोलते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी लेंथ एल है, ठीक है। ये थीटा यहाँ आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इसके सामने वाली साइड कितनी बनेगी फिर, ये वाली, क्या थीटा के सामने वाली साइड जो है वो एल साइन थीटा होती है, तो ये आ जाएगा एल साइन थीटा। तो देखो टॉर्क आ गया, टॉर्क इज फोर्स इनटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज एल साइन थीटा। ये आ गया। अब आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको पता है अगर मास m है ना, ये देखो ये मास m है, ये इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है, ऐसे इस पॉइंट के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, m मास l दूरी पे और घूम रहा है, तो आंसर आएगा ml स्क्वायर। बस हो गया, इसको उठा के पुट कर दो। तो देखो जैसे ही आप इसको दोनों को पुट करोगे इसमें, तो ये आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू, ऊपर आएगा एम जी एल साइन थीटा को छोटा एंगल मान के मैं थीटा लिख देता हूँ, तो ये लिख दिया थीटा डिवाइडेड बाय एम एल स्क्वायर। एम से एम काट दो, एल से एक एल काट दो, तो देखो क्या बन गया ये जी बाय एल इंटू थीटा। अब आपको मैंने बोला कि इसको किससे कंपेयर करना है, इस इक्वेशन से। तो देखो थीटा के साथ जो भी लिखा है वो ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाय एल। तो टाइम पीरियड क्या होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। देखो वैसे मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता ही सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, पर प्रॉब्लम एक है भी कि फिर आप ऐसे एंगुलर एसएचएम वाले सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये है मेन फॉर्मूला, ये वाला। ओह ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है, आपने बस इसको याद रखना है। टॉर्क निकालो, आई निकालो, पुट करो, और अल्फा आ जाएगा आपके पास। अल्फा से ओमेगा निकालो, ओमेगा से टाइम पीरियड निकाल लो, आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही किसी भी चीज के लिए निकाला जा सकता है टाइम पीरियड। जैसे कि क्वेश्चन एक, ये अब खत्म हो गया। ठीक है, मैक्सिमम सारी चीजें मैंने आपको कवर कर ही दी है। एक दो चीजें और देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सलरेशन क्या होगा। तो अगर आपको एंगल वाइज देखना है तो ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही था। मतलब ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। और आपको ये भी पता है अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगी राइट साइड, तो क्योंकि मेन पोजीशन से नोट करते हैं हम एक्स, तो एक्सलरेशन कहाँ होगी, उल्टी साइड को। मतलब ऑलवेज 180 डिग्री। तो आउट ऑफ फेज कितना होगा, फेज डिफरेंस हो गया पाई का 180 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे आप सोल्व कर सकते हो। एक और देख लेते। क्वेश्चन पूछा है कि एक साइकिल में आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी और एक्सलरेशन कितनी होगी, या एवरेज स्पीड कितनी होगी, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो देखो एक्सलरेशन तो आपको पता ही है, वो तो चेंज होती रहेगी। ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर आप फुल एक्सलरेशन एक साइकिल में पूछ रहे हो, इसका मतलब आप एवरेज पूछ रहे हो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एवरेज। तो एवरेज एक्सलरेशन पूरी वन साइकिल में जीरो होती है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जीरो होती है। ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पार्टिकल जहां से चला अगर वो वहीं पे वापस आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो सबसे पहली चीज डिस्प्लेसमेंट फॉर फुल साइकिल इज जीरो। सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अब ये काम का है, ये ज्यादा जरूरी है। देखो पार्टिकल यहां से गया ऐसे, फिर उसके बाद यहां से गया वापस और ऐसे, एक साइकिल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, जाती बारी ए, आती बार ए, इस तरफ ए, और यहां से वापस आते वक्त ए। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया 4a। याद रखना वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो जीरो, क्योंकि कभी पॉजिटिव हो रही है कभी नेगेटिव हो रही है, ओवरऑल मिला के वो गायब भी हो जाती है। सेम ऐसा ही एक्सलरेशन के लिए भी होता है, एवरेज फॉर फुल साइकिल इज जीरो, पर फुल साइकिल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो दिस इज योर एस एच एम।